हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ है चाइना और रशिया से रिलेटेड। एक्चुअली इन दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी है। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन, यानी TGNFC। इनिशियली ये ट्रीटी 2001 में साइन की गई थी। रिसेंटली ये ट्रीटी न्यूज़ में थी क्योंकि जब इनिशियली ये ट्रीटी साइन की गई थी तब ये 20 साल के लिए साइन की गई थी। अभी इस ट्रीटी को वापस से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एग्जाम में आपसे सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि TGNFC या इसका फुल फॉर्म देकर पूछ सकते हैं कि ये किन देशों के बीच की एक ट्रीटी है। सो ये रशिया एंड चाइना के बीच की एक ट्रीटी है। रिसेंटली चाइना इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि WHO जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऑफिशियली सर्टिफाई किया है कि चाइना अब मलेरिया फ्री है। सो एशियन पैसिफिक रीजन में मलेरिया फ्री होने का स्टेटस पाने वाला चाइना सेकंड कंट्री है। फर्स्ट कंट्री कौन सा है? श्रीलंका। सो श्रीलंका को ये स्टेटस मिला था 2016 में। अभी चाइना को ये स्टेटस मिला है। लास्ट के 4 साल में चाइना में कोई भी इंडिजीनियस मलेरिया का केस नहीं पाया गया है ना। रशिया की बात करें तो रिसेंटली रशिया न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ रोसएटम। सो ये रशिया की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। रिसेंटली रशिया की रोसएटम ने इंडिया के कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया है और इसके लिए रोसएटम NPCIL जो कि है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एग्रीमेंट हुआ है। NPCIL एक PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। सो इस कोऑपरेशन के तहत 6 पावर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे कुदानकुलम में, जो कि तमिलनाडु में है, और ये 1000 मेगावाट के होंगे, यानी हर एक 1000 मेगावाट का। सो इनमें से 2 यूनिट ऑलरेडी फंक्शनल हैं, जबकि 3 और 4 पर एडवांस स्टेज में काम है। अभी जो 5th यूनिट है उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी एज ऑफ नाउ दीज आर द फंक्शनल और ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। बाकी या तो अभी नॉन फंक्शनल स्टेज में है या अभी बस प्लान्ड स्टेज में है। सो ये फंक्शनल स्टेट में है। ये है कैगा जो कि कर्नाटका में है, ककरापार जो कि गुजरात में है, कुदानकुलम और कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान का रावत भाटा जो प्रोजेक्ट है, और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो कई बार एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड। सो अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ई-कोर्ट्स को लैंड रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सके। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अभी आपको लैंड खरीदनी है तो आपको लैंड की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी अपने नाम पर। उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। सो ये प्रोसेस को सिंपल और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि लैंड रिकॉर्ड्स को कोर्ट्स के साथ ऑनलाइन अटैच किया जाएगा, यानी ई कोर्ट का मतलब है ऑनलाइन कोर्ट के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनमें इस सर्विस को भी ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इंडेक्स है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट है। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज की जाती है और ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस इंडेक्स का मेन पर्पस ये दिखाना है कि किस देश में बिजनेस कितना आसानी से सेटअप किया जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है। सो उसमें से एक पैरामीटर ये भी है। अब ऑब्वियसली क्योंकि अगर कोई नया बिजनेसमैन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जल्दी से नहीं करवा पाएगा तो बाकी प्रोसेस तो बाद में डिले होगा ही। तो इस चीज को स्पीड अप करने के लिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की बात करें तो अपने देश में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और ये MORD के अंडर में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो आपको लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर और लैंड तो कनेक्टेड है तो ये हो सकता है। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक और एस्पेक्ट न्यूज में था, यह है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 2 एंटिटीज या 2 से ज्यादा एंटिटीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और अगर उस एग्रीमेंट में कुछ डिस्प्यूट हो तो कितना जल्दी उसको सोल्व किया जा सकता है। ये भी एक पैरामीटर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। और रिसेंटली इस एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए DOJ
जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ने एक एक्सक्लूसिव पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? फॉर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो 2 पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनफैक्ट 3 बन सकते हैं। फर्स्ट कि क्या एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट है। सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिसेंटली किस डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक एक्सक्लूसिव पोर्टल लॉन्च किया है। थर्ड पॉसिबल क्वेश्चन ये बन सकता है कि डीओजे किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। सो ये तो ऑब्वियस है कि ये लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नेटरैक्स। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेटरैक्स है क्या? ये है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स। सो ये एशिया का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक है। रिसेंटली ये इनॉग्रेटेड किया गया है पीथमपुर में। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के इंदौर, और इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर्स। सो एक टेस्ट ट्रैक है जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो अपने व्हीकल्स टेस्ट करती हैं, तो उनके लिए यूज़फुल होगा। सो फर्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन है कि नेटरैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक, यानी कि एक टेस्ट ट्रैक है और ये एशिया का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक है। ये कहाँ है? ये पीथमपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है। नाउ सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये किस मिनिस्ट्री की एक पहल है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज की एक इनिशिएटिव। और रिसेंटली ये मिनिस्ट्री एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में थी, ये है फेम स्कीम। फेम है फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ये ईवी से रिलेटेड है, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। रिसेंटली फेम सेकंड है वो एक्सटेंड कर दी गई है 2 और साल के लिए, यानी अब इसका जो टाइम है वो 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सो ये इनिशिएटिव भी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंडर में है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है रिलेटेड टू ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट। सो जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए एक फंड सेटअप किया गया है। इस फंड को लॉन्च किसने किया है? सो इसमें 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। एक है SERB, एक है DST और एक है इंटेल। और इसका जो निकनेम दिया गया है ये है फायर, जैसा कि यहाँ शो किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फायर इनिशिएटिव रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? सो ये SERB, DST और इंटेल ने मिलकर लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करना, ताकि नए अपकमिंग फील्ड्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब के फील्ड में और रिसर्च की जा सके। SERB की बात करें तो ये है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और ये DST के अंडर में है। DST क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DST MST के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इसमें 2 मेजर डिपार्टमेंट है, एक है DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और SERB का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ना एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि SERB एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट्यूटरी का मतलब है बाय लॉ, यानी इसके लिए एक कानून है और ये है SERB एक्ट ऑफ 2008। नाउ DBT के कंटेक्स्ट में रिसेंटली हमने GEAC के बारे में पढ़ा था और DBT के जो सेक्रेटरी हैं यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के को चेयरपर्सन है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली बात तो GEAC क्या है, दूसरी बात इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं। यहाँ पर आपको पर्सन का नाम नहीं बताना, पोस्ट का नाम बताना है। नेक्स्ट रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन। सो रिसेंटली इंडिया ने 4th वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और ये इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन होगी, यानी फर्स्ट mRNA वैक्सीन है जिसको हमने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया है। और ये वैक्सीन है मॉडर्ना की वैक्सीन, इसका नाम है mRNA 1273। मॉडर्ना US बेस्ड एंटिटी है और US में ये वैक्सीन है, ये स्पाइक वैक्स के नाम से बेची जाती है और इंडिया में इसका पार्टनर होगा सिप्ला। सो इसके लिए रिसेंटली DCGI ने अप्रूवल दिया है। सिप्ला की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। सो अभी तक टोटल 4 वैक्सीन्स अप्रूव की गई हैं।
ये फोर्थ है जो कि मॉडर्ना की है। इससे पहले कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन्स को इंडिया में अप्रूवल दिया जा चुका है। DCGI की बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। इसके अलावा कोविड की बात करें तो रिसेंटली एक टर्म न्यूज़ में थी कोविड के कंटेक्स्ट में, डिजिटल ग्रीन पास। एक्चुअली ये टर्म यूज़ में थी यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में। सो यूरोपियन यूनियन ने ये डिजिटल ग्रीन पास इश्यूज़ किए हैं, यानी कि ये एक परमिट है, एक परमिशन है उन लोगों को जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो जनरल पर्पस के लिए या किसी काम के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो ये शो करता है कि आप वैक्सीनेटेड हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल ग्रीन पास किस रीजन से रिलेटेड है या किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रीन के कंटेक्स्ट में कुछ भी एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑप्शंस दे सकते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूरोप की जो मेडिकल एजेंसी है उन्होंने इंडिया की जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको इस पास के तहत कवर नहीं किया है। यानी जो लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है अभी उन लोगों को ये डिजिटल ग्रीन पास नहीं दिया जाएगा, बाकी वैक्सीन वालों को अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। सो रिसेंटली ये इंडेक्स न्यूज़ में थी और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 10th पोजीशन पर है। ये ITU की इंडेक्स है। सो इंडिया 10th पोजीशन पर है और इंडिया ने 37 पोजीशंस का जंप किया है। एशिया पैसिफिक कंट्रीज के मामले में इंडिया 4th पोजीशन पर है। सो इस इंडेक्स को टॉप किया है USA ने, फिर है UK, थर्ड है सऊदी अरबिया और इंडिया है 10th पोजीशन पर। इंडिया ने 37 पोजीशंस का जंप किया है। ITU की बात करें तो ये है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। सो ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में। नाउ यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो रिसेंटली UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो री इलेक्ट हुए हैं, वो है एंटोनियो गुटेरेस, वो पोर्चुगल से हैं। नाउ डिजिटल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में एक और इवेंट न्यूज़ में थी और ये है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स। सो लेट मी जस्ट गिव यू द ब्रीफ बैकग्राउंड। एक्चुअली होता क्या है कि बैंक्स हैं वो कई फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स करवा लेते हैं। आउटसोर्स का मतलब है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो काम करवा लेते हैं। इससे होता क्या है, इससे साइबर सिक्योरिटी का इशू बनता है क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर हैकर्स ने हैक कर लिया या किसी भी तरीके से वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का कोई इशू बना तो इससे बैंक्स की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो सकती है और बैंक का सिस्टम है उसको भी क्रिपल किया जा सकता है। सो इसके लिए रिसेंटली RBI जो कि रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं कि इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से ही कोऑपरेटिव बैंक्स को आउटसोर्सिंग करनी चाहिए और गाइडलाइंस में ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि जो आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका कोर कंट्रोल बैंक के पास ही होना चाहिए। सो पॉसिबल क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक्स के आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, और आपको ऑप्शंस दे सकते हैं सेबी, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू नीति आयोग। सो रिसेंटली नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि UIIC को प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। UIIC क्या है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नीति आयोग की बात करें तो रिसेंटली नीति आयोग एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में था। नीति आयोग के जो करंट CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं मिस्टर अमिताभ कांत। रिसेंटली वो न्यूज़ में थे क्योंकि अभी उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है और ये एक्सटेंड किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। कमेंट बॉक्स में बताइए इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग न्यूज़ में था क्योंकि नीति आयोग ने एक स्टडी रिलीज़ की है नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल पर। सो एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल पर स्टडी रिलीज की है। सो आंसर होगा नीति आयोग। नाउ यहाँ पर एक टर्म मेंशन्ड है प्राइवेटाइजेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट करना, यानी कि जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो अपना इन्वेस्टमेंट था टोटल उसमें से कुछ हिस्सा बेच रहे हो। सो आपको
सिंपल तरीके से बताऊं तो मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जिसमें आपके 100% स्टेक्स हैं। अब उसमें से मान लीजिए आपने 20% स्टेक्स बेच दिए, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट का एक एग्जाम्पल होगा। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? सी, अगर आप पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो वो है इन्वेस्टमेंट, और अगर आप वो पैसे उस चीज़ में से वापस निकालते हो तो वो है डिसइन्वेस्टमेंट। सो अगर आपने कुछ हिस्सेदारी बेच दी तो वो होगा डिसइन्वेस्टमेंट, और अगर आपने मेजॉरिटी स्टेक्स प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिए तो वो होगा प्राइवेटाइजेशन। सपोज इसी एग्जांपल में अगर आपने 51% स्टेक्स बेच दिए तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें ओनरशिप चेंज होगी। ओनरशिप क्यों चेंज होगी? क्योंकि आपने मेजॉरिटी स्टेक्स बेच दिए। इसमें ओनरशिप सिर्फ डाइल्यूट होगी। डाइल्यूट का मतलब है थोड़ी कमज़ोर होगी। और प्राइवेटाइजेशन के केस में ऑब्वियसली क्योंकि आपने मेजॉरिटी स्टेक्स बेच दिए हैं, एक्चुअली ये उल्टा होगा कि गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग होगा वो लेस होगा, लेस देन 50% इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और यहाँ पर होगा मोर। बाकी सब डिफरेंस तो मोस्ट कॉमन डिफरेंस है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पोस्ट एक्शन की बात है। पोस्ट एक्शन का मतलब आपने प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है। तो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो ओबियसली 50% से कम रह जाएगी, और डिसइन्वेस्टमेंट के केस में ओबियसली ये 50% से ज़्यादा ही रहेगी, तभी गवर्नमेंट ओनरशिप को कंट्रोल कर पाएगी। सो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स। फर्स्ट है टोफल एंड GRE। सो रिसेंटली ये एग्जाम्स न्यूज़ में थे क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आधार कार्ड है उसको एज ए आइडेंटिफिकेशन यूज किया जा सकता है इन टेस्ट को देने के लिए। ये स्टैंडर्ड टेस्ट है जो US और कई जगह पर काम आते हैं, यानी कि US वगैरह की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता है तो आपको इनका स्कोर दिखाना होता है। अब इनका फुल फॉर्म क्या है? सो टोफल का फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, और GRE का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है रिलेटेड टू फेसबुक। सो रिसेंटली फेसबुक ने एक प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो इंडिपेंडेंट राइटर्स हैं उनको सपोर्ट करना। इसका नाम है बुलेटिन। नेक्स्ट है होलोकास्ट प्रॉपर्टी बिल। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि ये पोलैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट है सऊदी अरबियन एयरलाइंस। सो ये सऊदी अरबिया की बिगेस्ट एयरलाइन है। रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि सऊदी अरबिया ने अनाउंस किया है कि वो सेकंड नेशनल एयरलाइन लॉन्च करने वाले हैं। सो ये फैक्ट है सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए या फिर इंश्योरेंस एग्जाम जो कि फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर सेकंड। सो इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। सो ये है केरला से रिलेटेड। सो ये केरला की पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर है। नेक्स्ट है लुजियाना डेल्टा सिस्टम। सो रिसेंटली US से इस सिस्टम के कारण न्यूज़ में है। आप इसका आइडिया इस बात से भी लगा सकते हो कि लुजियाना जो US में एक जगह है, सो ऑब्वियसली ये US से एसोसिएटेड होगा। सो ये सिस्टम डेल्टा मैपिंग के लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट है राही सरनोबत। सो रिसेंटली वो न्यूज़ में थी क्योंकि उन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है और ये जो चैंपियनशिप है ये क्रोएशिया में हुई। नेक्स्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन रेशियल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी। सो ये रिपोर्ट रिलीज की है UNHRC ने, यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नेक्स्ट GSMA। सो रिसेंटली ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज करवाई थी और ये आयोजित करवाई गई थी स्पेन में। टू बी स्पेसिफिक ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित करवाई गई थी। लास्ट है NPCI। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली CBSE ने NPCI के साथ टाई अप किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर करवाया जा सके। तो अभी स्टूडेंट्स के क्लास 6 के करिकुलम में फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि हम बच्चों को शुरू से ही इसके बारे में अवेयर कर सकें।